और अब खबरें तफसील से। मरकजी और रियासती हुकूमत सतह पर काम करने वाली मजदूर तंजीमों का 2 रोज़ा हड़ताल जारी है। इस हड़ताल का असर आम आदमी की जिंदगी पर होगा और साथ ही इसका बहुत बड़ा असर 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात पर भी होगा। पर्चों के बंडल एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचाने का काम मजदूर करते हैं। सिर्फ मालेगांव शहर के वस्त से इन 2 दिनों में 20,000 जवाबी पर्चे जमा हुए हैं। पर्चों के जांच और नताइज जाहिर करने में भी देरी होगी। मजदूरों की 2 रोज़ा हड़ताल का असर तलबा और तालिबात पर भी होगा। 2 दिन संप होने की वजह से जो है शनिवार का जो पेपर है वो और सोमवार के जो पेपर है हमने इनका जो है गट्ठे बनाकर हमारी जो कस्टडी है उसमें रखेंगे और उसकी व्यवस्था के लिए डामर गोली वगैरह डालकर व्यवस्थित वो एक ठिकान पे रखना है और वो काम हमारा चल। पेपर होंगे 2 दिन में जमा? 2 दिन में हमारे पास 20,000 के आसपास पेपर जमा हो चुके हैं। ट्रेड यूनियनों की 2 रोज़ा मुल्की हड़ताल में औरंगाबाद की यूनियनों ने भी शमूलियत अख्तियार की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की क़यादत में मेहनत कशों ने क्रांति चौक चौराहे पर धरना दिया और हुकूमत की पॉलिसियों पर नुक्ताचीनी की। इस मौके पर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ नारेबाजी की गई। कम्युनिस्ट लीडरों का इल्ज़ाम है कि हुकूमत जिस अंदाज में सरमायाकारों की मुंह भराई कर रही है और निजकारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे गरीबों और मजदूरों के पेट पर लात पड़ रही है। CPI लीडरों ने हुकूमत को इंतबाह दिया कि अवाम मुखालिफ फैसले वापस नहीं लिए गए तो हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया जाएगा। हर जात और धर्म में मेहनतकश लोग हैं और सबको महंगाई डायन काट खा रही है और इस डायन को पालने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। एक तरफ मजदूरों का छटनी किया जा रहा है, मजदूरों का वेतन कम किया जा रहा है और दूसरी तरफ महंगाई को बढ़ाया जा रहा है और हमारी रेल, हमारा एयरपोर्ट और हमारे जो सरकारी कंपनियां हैं उनको बेचने का काम मोदी सरकार कर रही है। मोदी सरकार ये देश की मालिक नहीं है, इस देश की जनता इस देश की मालिक है और देश उनको संभालने के लिए दिया था, लेकिन वो देश को बेच रहे हैं। इसलिए आज पूरे देश भर में मजदूरों का, जो फिर भगवे झंडे वाला मजदूर हो, लाल झंडे वाला मजदूर हो या तिरंगे झंडे वाला या नीले झंडे वाला मजदूर हो, आज सभी मजदूर आज रास्ते पे है। वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद का कहना है कि औरंगाबाद में जलसे के सिलसिले में हाईकोर्ट ने पुलिस के रवैये पर अपने अंदाज में नुक्ताचीनी की है। फारूक अहमद का कहना है कि अदालत ने पुलिस को तरजीही बुनियादों पर वंचित की दरख्वास्त पर गौर करने की हिदायत की है। वाज़ेह रहे, पुलिस की इजाज़त न मिलने की वजह से वंचित बहुजन अघाड़ी को अपना जलसा मनसूख करना पड़ा था। इस जलसे में कर्नाटक के हिजाब गर्ल मुस्कान खान को भी मदऊ किया गया था। हाईकोर्ट का कहना है कि 14 तारीख आपकी लैप्स हो गई है, इसलिए आप एक नई तारीख तय करके फ्रेश एप्लीकेशन पुलिस को दीजिए और पुलिस को ये आदेश दिया है कि इनके एप्लीकेशन के ऊपर आप अव्वल तरजीह देकर पहले इनके मेरिट के ऊपर इनके एप्लीकेशन पे डिसीजन लो। अगर परमिशन दे रहे हो तो दे दो और नहीं दे रहे हो तो क्यों नहीं दे रहे हो ये अर्लियर उनको बोलो, ताकि हमको अगर हमें लगे कि हमारे ऊपर नाइंसाफी हुई है तो फिर से अदालत के पास जाने का वक्त हमको रहे। ये एहतियात के तौर पर अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया है कि वो हमारे एप्लीकेशन के अर्जी के ऊपर बात करें इंशाल्लाह, क्योंकि आने वाला महीना जो है वो माह रमज़ान है और रमज़ान हमारी इबादतों का महीना है, इसलिए हम बाद रमज़ान के इंशाल्लाह उस प्रोग्राम को फिर से इन्हें ख़त्म करने का प्लानिंग करेंगे और नई तारीख का इंशाल्लाह ऐलान करेंगे। महाराष्ट्र पुलिस के आला अफसरों के नाम का इस्तेमाल करके जमीन का तनाज़ा हल करने वाले गिरोह का पिंपरी चिंचवाड़ के पुलिस कमिश्नर कृष्णा प्रकाश ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने कलीदी मुलजिम रोशन संतोष बागुल, कानत्री रोशन बागुल और पूजा विलास माने को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनके 2 साथी ज्ञानेश्वर और अजीत बच निकलने में कामयाब हो गए। गुज़श्ता दिनों नकड़ी देवहर रोड की सरहद पर एक होटल में कार्रवाई की गई। मैंने एक साधारण व्यक्ति का वेश बनाया जो थोड़ा बहुत नशा करता है या जिसको थोड़े बहुत अपंगत्व आया हुआ है, और मैंने उसके लिए अपने वेश को बदलने के लिए इतना ही किया कि मास्क, बड़ा मास्क पहना, मैंने चश्मा पहना जो मैं नहीं पहनता हूँ, मैंने कैप पहना जो मैं नहीं पहनता हूँ, और मैं अपने शरीर को इस तरह से झुकाकर चल रहा था कि होटल में किसी को भी शक नहीं आया कि मैं
कृष्ण प्रकाश या सीपी हूँ इस इलाके का। तो क्या हो रहा था? संभाषण ये हो रहा था कि पैसे 1 ही लाख लाए क्या, तो 1.5 लाख लाना चाहिए था। चलो 1 लाख लाए हो तो पैकेट में डाल दो, पॉकेट में डाल दो। अगर तुम्हें मतलब सीपी से मिलना है या काम पूरा होना है तो बाकी के पैसे भी देने पड़ेंगे। ये सारी बातें कर रहा था वो। पर जैसे ही हम लोगों ने उसे धर दबोचा, उसने अपने लोगों को मोबाइल के द्वारा बुलाने की बजाय इस तरह से खबर किया कि 2 लड़कियां तुरंत पहुंच गईं और वो 2 लड़कियां इस षड्यंत्र में शामिल दिखाई पड़ती हैं, ऐसा प्राइमा फेसी जान पड़ता है। बैनुल-अक़वामी हुकूक़ इंसानी कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ शोबे-जात में नुमायाँ खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को अवार्ड्स से नवाजा गया। अवार्ड की तकरीब होटल वसावा में मुनक़िद की गई। मेहमान खुसूसी की हैसियत से हैदराबाद से सुधा जैन, मुंबई से अंजुमन इस्लाम कॉलेज की प्रिंसिपल ज़ैबुन्निसा मलिक और अंजुमन इस्लाम के डायरेक्टर साबिर जमाल मुस्तफ़ा, अजीम सौदागर, इतवारा पुलिस स्टेशन के PI साहब राव नरवाड़े को बतौर ख़ास मदऊ किया गया। तकरीब में समाजी, तालीमी, तिब्बी, सियासी और सहाफ़ती शोबे में नुमायाँ खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब शख्सियात को मेहमानों के हाथों अवार्ड से नवाजा गया। इसी सिलसिले में नांदेड़ के सीनियर सहाफ़ी MCN उर्दू और न्यूज़ 18 उर्दू के नामानिगार सबीर अहमद खां, MCN उर्दू न्यूज़ के कैमरामैन हैदर अली को भी इनकी बेहतरीन सहाफ़ती खिदमात के लिए अवार्ड से नवाजा गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। इस पुरस्कार समारोह में नांदेड़ समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों के कई उत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने कोरोना की महामारी में उत्कृष्ट कार्य किया, उन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। आज यहाँ नांदेड़ आके मुझे खुद को लग रहा है कि यहाँ पर जो सेवा भाव और जो कल्चर का मिक्सअप है, एक पूरा का पूरा इंडिया आपको नांदेड़ में दिखाई देगा। जैसे किसी ने अगर पानी की बोतल दी है तो किसी ने न जाने हिंदू मुस्लिम जाने बगैर उनकी बॉडीज़ को उनके मुकाम तक पहुंचाया है। एंड आई एम रियली फीलिंग प्राउड कि मैं आज यहाँ पर हूँ। एंड काफ़ी इंस्पायरिंग रहा ये राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। मैं भी यहाँ से काफ़ी कुछ सीख कर जा रही हूँ। ये अवार्ड फंक्शन बहुत सक्सेसफुल रहा और इसका सारा श्रेय, सारा क्रेडिट नईम खान साहब को जाता है, जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे आज यहाँ पर पूरे इंडिया से लोगों को जमा किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने लोगों को जमा करना, उनको अवार्ड देना, उनकी हौसला अफजाई करना, ये बहुत बड़े पैमाने पे काम किया है उन्होंने और उसके लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी शायर को हम उसके कलाम के हवाले से याद करते हैं और बात जब डॉक्टर नवाज देवबंदी की हो तो बेसाख्ता हमारे कानों में मोहब्बत के तराने गूंजने लगते हैं। जी हाँ, अपनी शायरी के जरिए मोहब्बत के पैगाम को सारे जहां में आम करने वाले नवाज देवबंदी को तो सारा जहां जानता है, लेकिन वो एक शायर के साथ मुस्लिह कौम भी हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं। डॉक्टर नवाज देवबंदी की बामकसद जिंदगी के इसी पोशीदा पहलू पर पेश है ये खास रिपोर्ट। शायर, अदीब या फनकार अपने कलाम और फन से जाना जाता है। नवाज देवबंदी ने तो शायरी के मैदान में अपने अनमिट नकोश छोड़े ही हैं, लेकिन साथ ही वो तालीम के मिशन पर भी अमल पैरा है। पिछले 4 दहाइयों में नवाज देवबंदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में कमोबेश 25 से ज़ायद तालीमी इदारों का जाल बिछाया है। नवाज देवबंदी का कहना है कि बेसिक स्कूल हमारी सबसे अहम ज़रूरत है। औरंगाबाद में हुए कौमी मुशायरे में नाज़िम मुशायरा नदीम फारूक ने नवाज देवबंदी का तारुफ कुछ इस अंदाज में पेश किया। 25 से ज्यादा ऐसे इदारों को बनाना ये किसी बड़े कलंदर सिफत इंसान का ही कमाल हो सकता है, जिसको जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब ने पूरा किया। इनकी बहुत सी गजलों की किताबें आई, उसके हवाले से आप इन्हें बखूबी जानते हैं। इन दिनों एक किताब जर्रा नवाजी के उन्वान से, उसका टाइटल है जर्रा नवाजी। और जर्रा नवाजी जो किताब है, इतनी ज़ख़ीम किताब, और उस किताब में हिंदुस्तान की 100 बड़ी शख्सियात ने, जो अदबी और तहजीबी शख्सियात हैं, उन्होंने मोहतरम डॉक्टर नवाज देवबंदी की फ़न और शख्सियत पर अपना तबसरा किया है। बड़े अच्छे और खूबसूरत मज़ामीन उस किताब में आए हैं।
न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत में नवाज देवबंदी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सैर हासिल तबादला ख्याल किया। उर्दू ज़ुबान के मुस्तक़बिल के हवाले से नवाज देवबंदी का कहना है कि हमारे मुल्क में उर्दू का रस्मुल ख़त मर रहा है और पाकिस्तान में ज़ुबान मर रही है। मुशायरों के मेयार में इन्हितात को नवाज देवबंदी ने तहज़ीबी इन्हितात की देन करार दिया। की ज़रूरत हो या ना हो, कॉलेजेस की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन बेसिक स्कूलों की बहुत शदीद ज़रूरत है। जिस कौम की बुनियादी तालीम बहुत मजबूत और ठोस और क्वालिटेटिव होती है, वो हमेशा आगे बढ़ती है। देखिए, ऐसा नहीं है मुल्क के हालात कुछ भी हों, लेकिन आज भी अगर कोई बच्चा किसी कॉलेज में टॉप करता है तो उसको बहुत सारे जिंदगी के मौके मिलते हैं। तो हमारे बच्चों को बेसिक एजुकेशन की शदीद जरूरत है। बेसिक एजुकेशन के जहां अगर पैर मजबूत हो गए तो हम रेस का घोड़ा बन सकते हैं, बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। डॉक्टर नवाज देवबंदी का कहना है कि मुर्दा परस्ती हमारे माशरे का अलमिया है और फनकार सबसे ज्यादा इसका शिकार होते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के सदर की हैसियत से उन्होंने कमोबेश 20 फनकारों के खुसूसी ज़मी में उनकी जिंदगी में ही शाये किए। इसी तरह उनका कहना है कि मुशायरे के स्टेज से मोहब्बत का पैगाम आम होना चाहिए। ये जरूर है, पहले जो मुशायरे थे उनका मयार आज के मुशायरों से बहुत बुलंद दोबारा था। सुनने वाले साहिब जुबान हुआ करते थे, उनको जबान आती थी, उन्हें उर्दू आती थी, वो उर्दू समझते थे, वो उर्दू पढ़े हुए होते थे, उनके घरों में वो तहजीब जिंदा थी। आज हमारी बदनसीबी ये है कि ना हमारे घरों में उर्दू तहजीब जिंदा है, ना स्कूलों में उर्दू तहजीब जिंदा। अपनी शायरी के जरिए मोहब्बत के पैगाम को आम करने वाले डॉक्टर नवाज देवबंदी ने अपने अमल से यह साबित कर दिया कि एक फनकार भी कौम की इस्लाह का फरीज़ा बहुस्न खूबी अंजाम दे सकता है। ज़रूरत है मकसद हयात को समझने की। उन्हीं का एक शेर कुछ इस तरह है, अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक की।